टीएफटी के हमारे इस रूबरू सेशन के दूसरे दिन इनका मैं छोटा सा परिचय देके फिर यहाँ से शुरू करूँगा। एक्टर, डायरेक्टर, राइटर, मॉडल, रेडियो जॉकी, सेलिब्रिटी एंकर, पॉडकास्टर एंड डैश डैश डैश, अभी और भी शायद कुछ ना कुछ जुड़ेगा। सो एक बार जोरदार तालियां आरजे मानव के लिए। थैंक यू सो मच गांधी, थैंक यू सो मच। मानव जी, पहले यहीं से शुरू करते हैं। आपकी जो जर्नी है, बॉर्न एंड ब्रॉट अप कहीं, स्कूलिंग कहीं, ग्रेजुएशन कहीं, तो पहले हम उसी के बारे में बात करते हैं भी ये सफर कैसे घूम गया। मुझे लगता है मुझ में ना पूरा एक सेकुलर भारत घूमता है। मेरी पैदाइश अमृतसर की है। हम पंजाबी फैमिलीज हैं। मेरे जो दाद का है पूरा अमृतसर का है। नान का मेरा दिल्ली का है, पर शादी मम्मी की अमृतसर में हुई। पैदा होते ही हम यहाँ पर आ गए, चंडीगढ़ पहले। सो मेरी जो पहली स्कूलिंग है, जो स्टार्ट हुई थी स्कूलिंग की, जब मेरी शुरुआत हुई थी, मैं यहाँ पर ही था, सेंट एन सेक्टर 32 में। बट पापा का बिजनेस मार्बल्स का, और उस समय मार्बल्स उदयपुर में बहुत थे, राजस्थान में। सो पापा के लिए बहुत मुश्किल था आना जाना, बार बार ट्रैवल करना। तब ट्रेन से आने में बहुत 3-4 दिन लगते थे आने जाने में। सो पूरा टब्बर चक्के पापा बोलते चलो आ जाओ जी उदयपुर चले। सो उदयपुर जाके मेरी स्कूलिंग हुई वापस। एंड उसके बाद पापा का मेरा ये सोच थी कि यार तू ना यहाँ पर रह के ना पूरा राजस्थानी हो जाएगा। इट्स गुड, राजस्थान में बहुत अच्छा कल्चर है। बट ही ऑलवेज वांटेड मी कि तू वापस जाके ना अपनी विरसा सीख। तो यू शुड गो बैक टू पंजाब, कि जो हमने पंजाब देखा है, जो पंजाब की हम बातें करते हैं, यू हैव टू लिव इट। सो मेरी जो बाकी की जो ग्रेजुएशन की जो मेरी सारी जो कहानी है वो चंडीगढ़ की है। और पोस्ट ग्रेजुएट करते करते मुझे इंटर्नशिप मिल गई माईफएम में, और उसके बाद फिर सीढ़ी दर सीढ़ी आगे चलते रहे, हम काम चलता रहा। सो ये मेरी एक क्रक्स में स्टोरी है, जो टाइमलाइन रही है कि मैं कहाँ से। तो मुझे लगता है कि आई हैव बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। जो दोनों राज्य हैं, राजस्थान और पंजाब, योद्धाओं का राज्य है। बहुत वीर लोग वहाँ के हैं। यहाँ पर जैसे मेहमान नवाजी, वहीं पर ही मेहमान नवाजी। कल्चर बहुत, बोली अलग अलग है, लेकिन जो कल्चर है, जो बुनियाद है, जो बेसिक्स हैं, वो दोनों स्टेट्स के एक हैं। सो आई एम ब्लेस्ड कि मेरी जो अपब्रिंगिंग है पंजाब में भी हुई है और राजस्थान में भी हुई है। बट टू बी ऑनेस्ट, रेडियो मेरे प्लान में नहीं था। हमेशा से मेरे प्लानिंग में यही था, जब भी एज अ 90s किड आप मूवीज देख के इंस्पायर होते रहे हो, भले वो शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, अक्षय कुमार सिंह, तो हमेशा से एक फीलिंग थी कि यार कुछ अच्छा करना है, कुछ ऐसे एक्टिंग करनी है। बट उस समय जब स्कूल में था मैं उदयपुर में, तो उदयपुर में इतना थिएटर नहीं था जितना चंडीगढ़ में अब है। अगर पिछले 10-15 साल में जो उभार आया है, जो उबाल आया है थिएटर का चंडीगढ़ में, वैसा उदयपुर में नहीं था। कोई गाइड करने वाला था नहीं, हमारा बिजनेस बैकग्राउंड सबका। सो वो जो एक सपना था एक्टिंग करने का, वो कहीं ना कहीं दबता रहा। फिर जब तक मैं 12th क्लास में आया, मुझे लग रहा था कि यार मैं, चलो ठीक है बीकॉम कर रहा हूँ, मेरे को बीकॉम करने का सुझाव था कि चलो, क्योंकि यही था कि यार बिजनेस करना है, तूने आगे जाके तो बीकॉम तो कर ले। पर जो मेरी अंदर की इच्छा थी वो यही थी कि मैं एक एक्टर बनूं। पर कहते हैं कि मिडिल क्लास इंसान को पता होता है अपनी लिमिटेशंस। मुझे पता है मेरे नाम के पीछे कपूर नहीं आहूजा बना हुआ है, कोई खान नहीं है, कोई जौहर नहीं है। सो कोई ऐसा लॉन्च करेगा नहीं। अब तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, आपके पास यूट्यूब है, बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स है, आपको कमी नहीं है अपनी बात रखने के लिए या अपना आर्ट रखने के लिए। तब ऐसा कुछ नहीं था। तो मैंने फिर ना एक शॉर्टकट समझा कि यार जैसे हम सोचते हैं कि क्या क्या प्लानिंग की जाए, तो मैंने सोचा कि यार मुझे कोई लॉन्च तो करेगा नहीं, मैं खुद अपने को लॉन्च करूंगा डायरेक्टर बन के। मैं ठीक है, फिर डायरेक्टर में ऐसे तो कोई है नहीं कोई मेरे पे पैसे लगा देगा, मुझे कुछ अपना प्रूव करना पड़ेगा। मैं चलो यार मैं फिल्म नहीं बना के मैं पहले एड डायरेक्ट करूंगा। जो मेरा प्रोसेस है, मैंने क्यों मास कॉम किया मैं इसलिए बता रहा हूँ। मुझे था कि मैं मास कॉम करूंगा, एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड में जाऊंगा, एड्स बनाऊंगा, लिखूंगा, धीरे धीरे एड डायरेक्ट करूंगा। एक बच्चा का जो दिमाग था 11वीं-12वीं क्लास में कि यार ये ईजी वे है, कोई और तो कोई पैसे लगाएगा नहीं, ठीक है तो पापा को बोलूँगा तो फिर तो फैक्ट्री बिक जाएगी, मतलब नहीं है। सो ये मैंने एक सीढ़ी पकड़ी थी कि मैं ऐसा करूँगा। बट जब यहाँ पर आए, सो इंटर्नशिप के लिए मैंने एक पन्ना दिया था, हमारा जब पोस्ट ग्रेजुएशन होगी कि आप जाकर इस पन्ने से अप्लाई कर सकते हैं मीडिया हाउसेज में। सो उस दौरान हमारे एक बहुत ही बेहतरीन थिएटर आर्टिस्ट हैं सचिन जी, जो हाँ, अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मेरा जो पहला इंटरेक्शन था तो वो RJ थे बिग FM में। अच्छा। तो मुझे याद है हमारे कॉलेज में आए थे, और जिस तरीके से वो बात करते थे, उनकी जो आवाज़ थी और जैसे वो मंच को संभालते थे, मैं बड़ा उनसे प्रभावित हुआ।
आई थॉट कि नहीं, मुझे इन सर का इंटरव्यू लेना है, क्योंकि हमारे कोर्स में था कि आपको किस सेलिब्रिटी का इंटरव्यू लेना है। सो मैंने उनसे पूछा, सचिन सर मैं आपका इंटरव्यू लेने आ सकता हूँ क्या बिग एफएम में? सो ही वॉज वेरी काइंड, ही वॉज वेरी पोलाइट कि हाँ मानव तुम एक काम करो, मंडे को आ जाओ, संडे को छुट्टी होती है हमारी, ये जैसा भी है। तो मैंने ठीक है, मैं गया, इंटरव्यू लिया। वो मेरा पहला एक कह सकते हैं एक्सपीरियंस था कि रेडियो को ऑफिस कैसा होता है, रेडियो के लोग कैसे होते हैं। अभी तक एज अ लेमैन मेरे लिए भी एक रेडियो लेमैन कहते हैं ना कि एक एलियन वर्ल्ड था, जहाँ पे आप सिर्फ आवाज़ें सुन रहे हो। आपको नहीं पता ये आरजे सचिन कैसे दिखते हैं, या आरजे मानव कैसे दिखता होगा, या आरजे गोलमाल गगन कैसे दिखता होगा, मीनाक्षी कैसी दिखती होंगी, किसी को नहीं पता था, ये बस आवाज़ें थी। जब वहाँ जब गया तो समझ में आया कि ये भी आम लोग ही हैं, हम जिनको सुन सुन के इतने खुश होते हैं, सब आम लोग हैं, अगर ये कर सकते हो हम भी कर सकते हैं। सो एक वो कॉन्फिडेंस आ गया। एंड उसके बाद वहाँ पर मीनाक्षी मिली, उन्होंने बोला कि यार तुझे आरजे बनना चाहिए, पता नहीं तुझ में कुछ बात है, यू शुड बी एन आरजे। और तब मेरे दिमाग में आरजे के लिए कुछ था नहीं, मैं चलो ठीक है, मेरे को तो एक्टिंग करनी है, एड्स लिखनी है, वो करूँगा, जाके करूँगा। बट वो कहते कि जो चीज़ होनी होती है, जो डेस्टिनी में होता है वो हो जाती है। मुझे कहीं और क्या कहते हैं इंटर्नशिप नहीं मिली, किसी भी रेडियो स्टेशन में इंटर्नशिप नहीं मिली। इनफैक्ट माय एफएम में जब मैं गया, रोते रोते कि चलो यार शायद मिले ना मिले, तो मिल गई वहाँ पर। वो भी एक पूरी कहानी है तो कि कैसे मिली थी, बड़ी फिल्मी कहानी। मेरी मम्मी आई हुई थी घर पे, और तब हम 32 सेक्टर में पीजी में रहता था मैं, तो मॉम आए हुए थे। एंड मैं बिग एफएम में अप्लाई कर चुका था, उनके पास जगह थी नहीं। ये अभी नए नए खुले थे माय एफएम बिग एफएम, और माय एफएम में मैंने जब अप्लाई किया था तो उनके पास भी जगह थी नहीं। वो बोलते कि आप 2 महीने बाद आ जाओ। बिग ने तो मना ही कर देते कि नहीं आपका नहीं हो पाएगा भैया, तुम जाओ फैक्ट्री संभालो। सो यहाँ पर बोला 2 महीने बाद, और मेरे पास कुछ टाइम था नहीं कि या तो भाई कोर्स हो गया, अब यहाँ पर रुकने की वजह नहीं है, या तो कुछ आपकी इंटर्नशिप लगी, कोई जॉब हो, नहीं तो फिर जाओ वापस बिजनेस संभालो पापा का। सो आई वॉज हार्ट ब्रोकन कि यार यहाँ पे रहने का कुछ अब मेरे को ना मौका नहीं मिल रहा, कुछ रीज़न नहीं मिल रहा कि कैसे क्या करूँ। तब इत्तेफाकन मम्मी यहाँ पर आए हुए थे, कुछ शादी वादी थी, तो दिल्ली जाना था उन्होंने। हमने, मेरा बोरिया बिस्तरा पैक था, आई रियली रिमेंबर दैट टाइम। और हुआ ये कि तब ना वो 1100 नहीं थे फ़ोन, नोकिया के जो फ़ोन होते थे, हाँ। 1100 डिजिट वाले, यस डिजिट वाले, तो वो मेरे पास वो फ़ोन था। एंड मैं मम्मी से बात कर रहा था कि मम्मी यार यहाँ तो हुआ नहीं, बिग एफएम में भी नहीं हुआ, एफएम पे भी बोल रहे 2 महीने बाद, तो आई डोंट थिंक सो कुछ होगा। तो चलो टिकट बुक कराई हुई थी, शाम की ट्रेन थी हमारी उदयपुर की, और अभी सुबह के 8-9 बज रहे होंगे, 9 बज रहे होंगे। हमने बस पकड़ के दिल्ली जाना था, शाम को निज़ामुद्दीन की हमारी ट्रेन थी, चेतक एक्सप्रेस। तो ये हमारा प्लान था। बोरिया बिस्तरा बंद हो चुका है, लैंडलॉर्ड से हिसाब किताब हो चुका है, 22 तारीख थी, हमने पेमेंट कर दी कि भैया मैं जा रहा हूँ, 10 दिन पहले ही निकल रहा हूँ, बड़े खुश। मुझे एक अननोन नंबर से फ़ोन आ रहा है, मैं उठाने 2-5 बार आया फ़ोन, मैंने फ़ोन उठाया नहीं। अब बाहर निकल के सामान रख दिया हमने, रख कर जब लॉक लगा रहा हूँ मैं, मम्मी सामने खड़े, मैं लॉक लगा रहा हूँ और फ़ोन बज रहा है। मैंने यार क्या पता नहीं क्या फ़ोन है, तब ना पता नहीं क्या वो पता नहीं कि अब अंदर से फिल्मी है। तो मुझे याद है मेरा मम्मी यार चंडीगढ़ छोड़ के जा रहे हैं, यहाँ की यादें भी छोड़ के जाऊँगा, मेरे को नहीं। तो मैंने ना यहाँ से सिम निकालो, आपका सिम डालते हैं। मैंने वो फ्लैप निकाला, बैटरी निकाल रहा था, अचानक से आप इस फ़ोन बज गया। एंड दिस इज एक्चुअली जो कहते हैं कि जो चीज़ लिखी है, फ़ोन बज गया, नो नंबर। मम्मी बोलती उठा ले, क्या है? मैंने मम्मी पता नहीं किसका नंबर है, मैं क्यों उठाऊँ? बोलती नहीं उठा ले, बात कर ले। मेरा हाथ में बैटरी खुलने वाली थी, मैंने बैटरी नहीं खोली, मैंने फ़ोन ऑन किया, हेलो बना, हेलो जी कौन बोल रहे हैं? बोलते हाय मैं संदीप त्यागी बोल रहा हूँ 94.3 माय एफएम से, आप इंटर्नशिप के लिए आपने अप्लाई किया था? मैंने हाँ जी सर। बोलते आप ज्वाइन कर सकते हैं कल से, क्योंकि एक्चुअली हमारे जो इंटर्न्स आने थे वो आए नहीं, वो डिले हो गया, तो आपके लिए पोस्ट खाली हो गई है। एंड मैंने फटाफट पहले बैटरी को अंदर किया कि भाई गलती से ये कट ना जाए, और मेरे हाथों में बैग है, यहाँ पे लॉक लगा है, मम्मी सामने खड़ी है, फटाफट सामने आके हमें प्रेस पकड़नी है। मैंने मम्मी इंटर्नशिप के लिए वो बोल रहे हैं माय एफएम, मैंने कहा मैं 2 मिनट दीजिए होता। मैंने क्या करूँ मैं, ये सोच क्या रहा है, हाँ बोल ज्वाइन कर। सो मुझे उस समझ में आया कि यार जो हम कहते हैं ना कि यार वक्त बदलने में या आपकी तकदीर बदलने में टाइम नहीं लगता, 1 सेकंड। अगर 1 सेकंड पहले मैंने बैटरी निकाल दी होती तो शायद ना वो घंटी बजती, ना मैंने वो फ़ोन उठाया होता, ना मैं यहाँ पर होता, ना हम बात कर रहे होते। मेरे ख्याल से मैं कहीं अभी मार्बल्स ही बेच रहा होता, माय एफएम न होता मैं। सो 1 सेकंड से मेरी पूरी जो ज़िंदगी चेंज हुई है, वो मोमेंट मैं कभी शायद ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। एंड उसके बाद आई गेस अगेन जिस सोच के साथ मैंने मास कॉम किया था कि मेरे को एक एक्टर बनना है, तो वो इफ़ आई कैन यूज़ दिस वर्ड, वो कीड़ा मेरे साथ हमेशा था। वो एक कि यार मुझे एक्टिंग तो करनी है।
रेडियो में जब मैं घुसा एज ए इंटर्न तो मुझे वहाँ की चकाचौंध जो ग्लैमर इंडस्ट्री दिखी कि यार ये कितना सही है, आपको सिर्फ रेडियो पर जाना है, बोलना है, रोज नए दोस्त बनेंगे, कभी शिवानी का कॉल आ रहा है, कभी संजय का कॉल आ रहा है, ठीक है, वो आपको प्यार से बात कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने दिल की बात भी कर रहे हो, गाने भी सुन रहे हो, सेलिब्रिटीज मिल रहे हो और ये सब करने के लिए पैसे मिल रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या है? और शाम को और बाहर निकलो तो लोग ऑटोग्राफ ले रहे हैं, तब ऑटोग्राफ होते थे, तब इतने कैमरे या फोटोज खींच रहे हैं। तो मैंने ये तो बहुत सही चीज़ है यार। तो वो स्टारडम तो जो मेरे को वहाँ चाहिए है, ठीक है, जो कि मैं एक्टिव बन के करूँगा, तो ये तो यहाँ पे मिल रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे मेरी जो क्रिएटिव जो क्रेविंग थी वो खत्म हो रही थी कि हाँ यार चलो मैं कुछ लिख रहा हूँ, मैं अपनी आर्ट को जो अगर लिखना है कुछ लिख पा रहा हूँ, अच्छा क्रिएट कर पा रहा हूँ, ठीक है, कुछ अच्छा बोल पा रहा हूँ, वो डायलॉग डिलीवरी है। अगर मैं रेडियो पे बोल रहा हूँ किस तरीके से बोल रहा हूँ, वो डायलॉग डिलीवरी है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा था मेरा जो एक्टिंग का जो है ना, उससे रुझाव हल्का सा मैं रेडियो तरफ आ रहा था। ये मेरे दिमाग में था कि नहीं यार चल कोई बात नहीं, मानो थोड़ा टाइम दे दे, क्योंकि बहुत छोटी थी हमारी 20 साल के आसपास है। मैं चलो ठीक है 4-5 साल लगाता हूँ इसमें, मैं रेडियो पे दमखम करेंगे और यहाँ पर थोड़ा नाम कमाऊंगा, देन आई गो टू एक्टिंग, थोड़ा इसको रिफॉर्म करता हूँ, मजेदार इंडस्ट्री बड़ी अच्छी है। सो बाई चांस वो चीज़ हो गई और इंटर्नशिप पे होते होते वो चीज़ जल्दी मिल गई मुझको। ये करते करते कब टाइम निकला, कब आप उस कंफर्ट जोन में आए कि आपका जो सच में जो सपना था, जो रीजन था रेडियो माने का, वो पीछे ना धुंधला होता रहा, भूलते रहे आप। हालांकि मैंने एक बार ट्राई भी किया बीच में ना कि मैं एक्टिंग ट्राई करता हूँ, 2011-12 की बात, 13 की बात है, मैंने थिएटर ज्वाइन किया कि मैं थिएटर ज्वाइन करता हूँ। अब हमारी टाइमिंग ये थी कि 2 से 5 मेरा शो है, उसके बाद हमारी आउटडोर एक्टिविटीज़, तो टाइम मिल नहीं पाता था एज एन आरजे। रात को कभी 9 बजे फ्री हो रहे हैं और यहाँ पर चंडीगढ़ में थिएटर्स आपको तो शाम को मिल जाएंगे 5-6 बजे, 7-8 बजे तक, या फिर अर्ली मॉर्निंग में होते हैं जो होते थे। तो जो मेरे पहले इंस्ट्रक्टर थे, जो टीचर थे, विजय मचल जी, तब मास्क थिएटर था, तो उन्होंने एक शो निकालना था। मेरा एक बहुत ही प्यारा, अब तो बहुत बड़े वो फिल्म मेकर हैं, गुरसिमरन डाटला आई गेस, वो तब इंटर्नशिप पे थे मेरे साथ। तो मैंने कहा था मुझे एक्टिंग करनी, बोलते माना भाई फिर आप एक काम करो, एक नया प्ले शुरू हो रहा है, वहाँ पर आओ, पहले थिएटर ज्वाइन करो। मैंने ठीक है, वहाँ पर जब मैं गया और मैंने बोला कि सर मेरे पास टाइमिंग की कमी होती है क्योंकि मैं 6-7 बजे फ्री होता हूँ। बोलता कोई बात नहीं माना, आ जाओ आप, कोई बात नहीं, ट्राई करते। ही वॉज वेरी लीनियंट, ही वॉज वेरी स्वीट, विजय मचल जी। उन्होंने देख लिया कि यार इसको करने का दिल है, टाइम का जो कंस्ट्रेंट है चल मैं वो आगे पीछे कर लूंगा। मैंने बोला आप छोटा सा रोल दे दो भले मुझे, कुछ भी छोटा रोल दो कि टाइम आगे पीछे होगा मेरा। उन्होंने मुझे पहला चांस दिया, प्ले था शर्त, द बेट, एंटोन चेखोव का ये प्ले था। हमने वो किया, थोड़ा बहुत जो मैंने सीखा, बहुत ही वाहियात तरीके से मैंने वो प्ले किया था, क्योंकि अब मैं जब देखता हूँ मुझे लगता है कि मैंने क्या किया, क्योंकि मैं प्रैक्टिस पे पहुंच नहीं पाता था, थोड़ा बहुत 15-20 मिनट करके। तो ये समझ में आ गया पहला प्ले करके कि नहीं भाई अगर करना है एक्टिंग तो रेडियो छोड़ना पड़ेगा। और मैं उस समय वो ना फाइनेंशियली तैयार था और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो मेरे को लगा था नहीं यार चल एक्टिंग छोड़, फिर अभी रेडियो चलने दे। वो ट्राई किया, नहीं हुआ, कट टू चलते रहे आगे। कोविड आया सर, जब कोविड आया तो इंसान अपने घर में बंद हो गया और उसको तरह तरह के एनलाइटमेंट होती थी अपने बारे में। मुझे भी वहीं पे ज्ञान मिला कि भाई मैं हो गया रेडियो, क्या कर रहा है कब तक रेडियो खींचूंगा मैं, क्योंकि रेडियो में इस शहर में जो कर सकता हूँ मैं कर चुका था। चलो आपको पहले होता है कि चलो मेरे को चांस मिल जाए, वो मिल गया, मेरा शो हिट हो जाए, वो हो गया, ठीक है, फैन फॉलोइंग बन जाए, वो हो गया, फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी वो मिल गई, वो भी ठीक है जी। आपके फिर टारगेट होता है कि मुझे नंबर 1 आरजे बनना है, वो भी बन गए। तो यहाँ पर कुछ प्रूव करने के लिए नहीं था मैंने, कि मैं उस कंफर्ट जोन में था मैं, कि मुझे पता है कि मुझे ना, वो कहते हैं ना आपको जब वो पता होते हैं कि यार इसके लूप होल्स क्या हैं, कि मुझे पता है मैं क्या 4 चीजें बोलूंगा मेरा शो चल जाएगा आराम से। तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप जस्टिस नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद ग्रो नहीं कर रहा हूँ। जब आपको वो चीट कोड्स मिल जाते हैं किसी भी जॉब के, तो मुझे पता था कि मुझे यार 2 ऐसी खबरें उठानी है, 2 ये करने, 2 ऐसे टेक दूंगा, ये करूंगा, 2 इंटरव्यू डालूंगा, मुझे पता है मेरा शो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, मेरी नौकरी चल रही है आराम से। बट एज एन आर्टिस्ट मैं ग्रो नहीं करूंगा। बिल्कुल ये चीज़ है कोविड टाइम पे जब हुई, जब हमारे पास कमी थी चीज़ों की कि यार कैसे करते, मैंने यार ये तो चीज़ बहुत ना सैचुरेशन आ रहा है। देन आई रियलाइज कि नहीं यार, जो मेरी असली कॉलिंग है एक्टिंग, मुझे वो करना चाहिए। देन आई हैड अ वर्ड विद माय सीनियर्स कि भाई मुझे छोड़ना है, ऐसा करना है। उन्होंने बोला कि एक टाइम लो, उसके बाद छोड़ो, अभी कोविड है, रहने दो ये सब, अभी मत ले, रिस्क मत ले। फर्स्ट वेव थी, फर्स्ट वेव मेरा डिसाइड हो गया था मेरे को छोड़ना है। बाय द एंड ऑफ फर्स्ट वेव मैंने रेडियो छोड़ दिया। उसके बाद आई थॉट कि चलो यार, मुझे क्या पता था कि रेडियो से ये सेकंड वेव भी आएगी, किसी को नहीं अंदाजा था।
मैंने छोड़ दिया, तो ठीक है अब हम जाएंगे बॉम्बे। प्रिपेयर्ड कुछ नहीं, एक प्ले किया हुआ है, उसमें भी पता था कि क्या लस्सी करिए पता ही हमको, तो फिर भी था कि बॉम्बे जाएंगे। जो चीज़ें होती हैं, अगेन सेकेंड वेव आ गई, आप फिर बाहर नहीं जा सकते थे। एंड देन मुझे लगता है मेरी एक्टिंग में जो टर्निंग पॉइंट आया वो था मीटिंग हीरा सिंह जी, जो मैं जिनको अपना गुरु मानता हूँ मैं। उनके पास गया मैं, उनसे, मेरे एक दोस्त है तरुण, उनसे साथ हमारी शुरुआत हुई कि मानव एक प्ले बन रहा है तो आप यहाँ पर आओ। दोस्त ने मुझे बोला, मैं गया तो हीरा सिंह जी बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनालिटी हैं, अगर आप थिएटर जुड़े हर कोई जानता है। लाडी भाई अभी तो यहीं खड़े थे वो रे लाडी भाई। हाँ। सो लाडी भाई ने पता नहीं क्या देखा मुझ में। अगेन ये भी पहले बहुत ही स्केप्टिकल थे कि यार मानव को लूं कि नहीं लूं, कि भाई ये अपना पूरा एक आरजे इमेज लेकर आ रहा है क्या। अब हर इंसान को होता है कि यार, सबको ना होता है कि नहीं यार शायद ये बड़ा रोल मांगे या कुछ करेगा। मैं लगा कि नहीं, मुझे आप भले छोटा रोल दो, कुछ भी दो, मुझे बस वो एनवायरनमेंट जीना है, मुझे सीखना है। एंड उन्होंने ये चीज़ की मेरी इज्जत रखी, उन्होंने मुझे सिखाया। उन्होंने नहीं सोचा कि मैं इसको छोटा रोल दूं, बड़ा रोल। आज भी मैं कभी ये नहीं पूछता कि मुझे बड़ा रोल चाहिए, छोटा रोल। जो उनको लगता है जो मेरे काबिल है रोल, वो देते हैं। उसको जस्टिफाई करके जब बोलते नहीं हाँ ठीक किया माना भाई आपने, मेरे लिए वो सेटिस्फेक्शन है। सो वहीं से गुण सीखे, बारीकियां क्या होती है एक्टिंग की, राइटिंग क्यों जरूरी है। अब तक चलो ठीक है, हमारा एक ऑटोमेशन था कि हर रोज कुछ हम लिखते थे एज एन आरजे, कुछ लिख लिया, टेक्स ले लिए, तो वो इनबिल्ट हो गई थी। वहां पे मुझे रियलाइज हुआ कि मैं एज अ स्क्रिप्ट राइटर भी कुछ काम कर सकता हूँ। तो चीजें ऐसी निकली और फिर एक के बाद एक प्ले होते रहे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। बट ऑल थैंक्स टू हीरा सिंह जी, जो मौका मिलता रहा मैं आगे। आई वॉज ब्लेस्ड कि मैं एक ऐसे रेडियो स्टेशन में काम कर रहा था जो कि हर महीने दर महीने कोई ना कोई एक ऐसा सोशल कॉज लेकर आता था कि हम सब आरजेस मिलकर उस पर काम करते थे। बहुत सारे ऐसे हमने ऐसे कैंपेन्स किए जो कि अब तो मैं याद भी करूं तो बहुत सारे हैं, जिसमें एक ड्रास्टिक चेंज हमने सोसाइटी में देखा। उसके बाद भले ही वो सफाई अभियान हो, भले ही एक राखी फौजी के नाम, जिसमें हमने राखियां कलेक्ट कर करके हम फौजियों के पास जाते थे। तब मुझे याद है मैं और जो गीत थे, हम इंडो तिब्बतन पुलिस के वहां पर गए थे, वहां पर जाकर राखियां बनी थी। मीनाक्षी अपना कश्मीर तक गए थे, लेह लद्दाख तक गए थे। तो हम सभी आरजेस के पास ना इतनी सोशल एक्टिविटीज होती थी कि हमें अलग सोचने का टाइम मिलता था। लेकिन स्टिल मुझे जो लगता है कि एज अ इंडिविजुअल, एज अ परफॉर्मर, जब आप एक पब्लिक फिगर बन जाते हैं, भाई जिसके भी आगे नाम के आगे कोई प्रोफाइल जुड़ गई है, आई एम नॉट सेइंग कि मैं अपनी बात करूं, किसी कोई भी आरजे, जब एक प्रोफाइल बन गया, आप एक पब्लिक फिगर हो, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। वो स्पाइडरमैन की ना बहुत ही प्यारी एक लाइन है, पीटर साहब ने कही थी, विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो मुझे लगता है वो एहसास हमें ट्रेनिंग के टाइम ही दिख गया था कि आपको क्या क्या बोलना है, हर एक वर्ड तोल कर बोलिए, क्योंकि जब आप बोल रहे हैं तो लोग बिलीव कर रहे हैं। क्योंकि ये उस टाइम की बात जब सोशल मीडिया और ये इन्फ्लुएंसर्स कुछ नहीं थे। एक लोकल सेलेब के नाम पे जो आरजे था वो ही बहुत बड़ा था। अगर एक आरजे रेडियो पर बोल रहा है कि भाई यहाँ से अगर आप जा रहे हैं ट्रिब्यून चौक पर आपको जाम मिलेगा, तो लोग गाड़ी मोड़ लेते थे, यार चल यार वो मानव बोल रहा है या गगन बोल रहा है ट्रिब्यून पे जाम है तो छोड़ यार, वो चेक करने के लिए वहां नहीं जाएंगे। या अगर हम बोल रहे हैं कि भाई आज बारिश हो सकती है शाम को, ठीक है, तो घर पे बोल के रखे कि आज मालपुए का बंदोबस्त रखे, तो उनके दिमाग में है कि 5-6 बजे गगन ने बोला था या मानव ने बोला था बारिश तो होनी है, वो जाके मोबाइल चेक नहीं करेंगे। सो दैट्स दी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम जो भी बोल रहे हैं छोटी छोटी चीज बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से बोलते हैं। और वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम जब बोल रहे हैं तब तो अलग बात है, फिर जब इंस्टाग्राम फेसबुक है, जब लोग पहचानने लगे कि यार अच्छा ये मानव है, यार ये तो वो बैठा हुआ है, यार गगन बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं पब्लिकली भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ऐसा नहीं कि मैं अच्छी बात है या सही बात है जो मुझे लगता है मैं सिर्फ रेडियो बोलूं, मैं अगर बाहर तब भी मुझे उस रूप में एक आइडलाइज पर्सन बनकर ही रखना पड़ता अपने आप को। तो कहीं ना कहीं वो चीजें मेरे से छूटती गई। अगर मेरे अंदर कोई बुराई थी तो छूटती रही, अगर मैं लोगों को बोल रहा हूँ पॉजिटिव रही है तो मैं भी पॉजिटिव होने लग गया कि यार मेरी डिफॉल्ट ही चीज है सेटिंग बैठे। बहुत सारे ऐसे इवेंट थे, लेकिन एक मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा क्योंकि इसका मैं बहुत आई वॉज लकी इनफ कि ये चीज हमारे साथ हुई और मेरे को करने का मौका मिला। एक दौर था जब फ्लैश मॉब्स बहुत होते थे। yes. अगर चंडीगढ़ की बात करें और इंडिया का सेकंड फ्लैश मॉब कहें, वो मैंने ऑर्गेनाइज कराया था। वेरी नाइस। सो वो था साल 2010 या 11, 31 दिसंबर की शाम, जब इलांते मॉल नहीं था। मैं क्यों बोल रहा हूँ इलांते मॉल नहीं था? सेक्टर 17 का जो क्राउड है, अगर आप उस समय सोच, जब मॉल नहीं था और सेक्टर 17 की रौनक, शाम को 6-7 बजे के आसपास
कम से कम 25,000 लोग थे वहां पर, और जिनको नहीं पता था कि फ्लैश मॉब क्या होता है, वहां पर हमने फ्लैश मॉब किया था। और आज भी वो आप जब गूगल करेंगे या उस पर देखेंगे तो जो फर्स्ट फ्लैश मॉब ऑफ चंडीगढ़ है उस पर कहीं ना कहीं 94.3 माय एफएम का नाम आएगा, और उस पर जो क्रेडिट है वो मानव का आ जाएगा। तो क्योंकि वो मैं क्या, और वो मेरी चाह थी, क्योंकि एज अ परफॉर्मर अगेन वही चीज़ कि परफॉर्म तो करना है। तो ऑफिस के बाद जब मैं फ्री होता था, मैं फ्री में डांस सिखाता था, अपने लिसनर्स को बोलता था कि मैं भाई आज फ्री हो गया हूँ, 5 बजे के बाद मैं फ्री हूँ, सो आप में जिसने भी डांस सीखना है आ जाओ मेरे ऑफिस में। तब हमारी बिल्डिंग बहुत खाली थी, ग्राउंड फ्लोर पे दैनिक भास्कर का ऑफिस भरा रहता था, फर्स्ट फ्लोर पे सिर्फ हमारा ऑफिस था और बाकी पूरी बिल्डिंग खाली रहती थी। तो वहाँ पे हम सिस्टम ले जाके यूँ ही जो भी डांस वांस आता था सिखाता था हम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हर तरह के लोग आते थे, हर बैकग्राउंड से आते थे, भले ही वो कोई भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो, लड़के लड़कियां, आंटी अंकल, दादा दादी, सब आते थे और सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े के मैं सिखाता था डांस। तो वो करते करते फ्लैश मॉब्स बनने लग गए एंड ये चीज़ होगी। सो मुझे लगता है ये चीज़ मेरे को लगता है कि बड़ी अच्छी रही कि कहीं ना कहीं चलता रहा, तो वो एक आर्टिस्ट जिंदा रहा। मैं एक एनजीओ के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मिशन फाउंडेशन। सो उनका मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ। उनके काम की जो तरीका है मुझे बहुत पसंद आता है, वो ग्राउंड रियलिटी पे काम करते हैं। और जब मैं जुड़ा था उनके साथ तब उनका कोई सोशल मीडिया पे कुछ नहीं था ऐसा कि कोई बड़ा नाम हो उस समय, बस वो दिखता था कि कुछ काम कर रहे हैं। और मुझे था कि अगर मैं किसी एनजीओ के साथ जुड़ूं या कहीं मेरा नाम जुड़े तो वहाँ पर जुड़ूं कि यार लोगों को लगे कि नहीं यार ये जुड़ा हुआ है तो मानव अगर जुड़ा हुआ है तो अच्छा एनजीओ है। उनके साथ बहुत सारे मैंने अलग अलग कैंपेन्स किए हैं। वो अभी अगेन हमने प्लॉगिंग, पंचकुला में प्लॉगिंग की थी, जहाँ पे बहुत सारा बस्तियों में कचरा हो जाता है, डंप यार्ड बना के रखा था। तो हम हर संडे वहाँ जाके कचरा उठा के उसको सही जगह डिस्पोज करते हैं। अभी सर्दियाँ आई हैं तो सर्दियों में खासकर शेल्टर्स की बहुत ज़रूरत होती है। अभी हमें बहुत ठंड लग रही है, आप सोचिए जानवर हैं जो, उनको कितनी ठंड लगती है, उनके पास कोई घर नहीं होता, बेचारे गर्मी में कभी गाड़ी नीचे घुसे होते हैं, कभी कहीं घुसे होते हैं, सर्दियों में तो और हाल बुरा होता है। तो उनके लिए छोटे छोटे शेल्टर्स हम बनवाते हैं, जिसमें हम ट्यूब्स ले लेते हैं या गत्ते लेकर कुछ टेम्परेरी सा स्ट्रक्चर बनाकर हम उनको प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर अगर कोई माँ है अपने बच्चों के साथ रह सके, या कोई एजेड डॉग है वो वहाँ पर रह सके, कोई इंजर्ड डॉग है तो उसकी ट्रीटमेंट करके वो हम करते रहते हैं। सो ये ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हम करते हैं। और एनिमल्स की अगर मैं बात करूँ जो आपने स्पेसिफिक पूछा है, तो एनिमल्स के लिए मेरा रुझाव मेरे ख्याल पिछले 7-8 साल में ही हुआ। उससे पहले मैं बहुत डरपोक था जानवरों को लेकर, मैं बहुत फोबिक था खासकर डॉग्स को लेकर। फिर मेरे कुछ फ्रेंड्स मिले और कुछ हालात ऐसे हुए कि देखते देखते कि शायद हर रोज रातों को मैं और हमारे जो फ्रेंड हैं वो अराउंड 200 डॉग्स हैं पंचकुला में, जिनको हम खुद अपने हाथों जाकर स्ट्रे डॉग्स को खाना खिलाते हैं जगह जगह। रोज क्या बात, रोज होता है। जब मैं यहाँ पर जब मैं यहाँ पर हूँ चंडीगढ़, तो आई मेक श्योर कि मैं भी साथ जाऊँ। अगर मैं नहीं भी जाऊँ तो जो पर्सन है वो जरूर जाते हैं, उनके जो रिलेटिव्स हैं वो जाकर वो काम जरूर करते हैं। बट उस चीज़ से मेरे को बहुत सीखने को मिला कि ह्यूमैनिटी, एग्जैक्टली, जो कंपैशन है वो बहुत ज़रूरी है। हम इंसान किन चीज़ों में पड़ जाते हैं, ठीक है भाई उसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, इसने ये बोल दिया, वो बोल दिया। आजकल प्यार की इंपॉर्टेंस ही लोगों के बीच में, ठीक है, आजकल जो जेनजीज हैं उनको प्यार का शायद मुझे लगता है मतलब भी नहीं पता होगा। द ओनली लैंग्वेज जो दुनिया में हर तरफ है, जिसको कोई शब्द की जरूरत भी नहीं है, वो प्यार है। आप किसी भी कोई भी जानवर हो, अगर आप उसको हर्ट नहीं करें ना, वो आपको हर्ट नहीं करेगा। वो फिल्म उतनी काम की नहीं जो मैसेज ना दे। मुझे लगता है कि जो ये आर्ट है, जो फिल्म मेकिंग भी एक आर्ट है, और जहां पर भी कोई आर्ट आती है वहां पे एक मैसेज होता है। भले आप कोई भी डांस देखोगे, भले आप कोई भी फॉर्म देख लो, भले पेंटिंग देख लो, वो हर एक चीज एक मैसेज देती है। वैसे अगर हम फिल्म मेकिंग को एक आर्ट समझते हैं तो हमारा हर डायरेक्टर का, राइटर का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कुछ ऐसा लिखे, कुछ ऐसा बनाए जो आगे जाकर एक मैसेज बन सके। सो मेरी भी ये कोशिश होती है कि जो मैं लिख रहा हूँ उसके आगे जाके एक मैसेज जरूर मिले, एंड में कोई जरूर मैसेज हो। और यही मेरी कोशिश रहती है, भले ही वो कोई प्ले हो, हम जो प्ले करते हैं उसमें भी हमें हर बार कोई ना कोई मैसेज मिलता है। क्योंकि आई बिलीव देयर इज नो स्टोरी विदाउट अ मॉरल, एंड इफ यू आर टेलिंग अ स्टोरी देयर हैज टू बी मॉरल। वो मॉरल भी सीख है। आजकल वो आप क्या सीख कर जाते हो वो अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है कि
हर कहानी के पीछे एक सीख जरूर होनी चाहिए। डेफिनेटली डेफिनेटली। सो थैंक यू वेरी मच मानव जी, आपका आने के लिए, समय निकालने के लिए और Thank you so हमारे much, साथ बातचीत करने के लिए।